नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह का वक्त हो रहा है। आज ऐतिहासिक पोलिंग हुई है 23 अप्रैल को। आज के दिन ऐतिहासिक दिन के तौर पर माना जाएगा, इसीलिए हमने आज चक्रव्यूह का फॉर्मेट भी चेंज किया है। आज चक्रव्यूह में बंगाल के इन चुनावों पर हम खास चर्चा करेंगे। 90% से ज्यादा पोलिंग की खबर आ रही है। 16 जिलों में आज चुनाव था। पहले फेज में 152 सीटों पर और ज्यादातर जगहों पर 88, 89, 90, 91, 92% तक चुनाव हुआ है। और अभी भी जब ये मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, डिटेल भी आपको बताऊंगा, पूरे आंकड़े हम आपको जिलेवार पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन अपने आप में ये ऐतिहासिक है, ये धुरंधर है, ये बम्पर है, ये अंधाधुंध वोटिंग है। ऐसी वोटिंग बड़े राज्यों में शायद ही कभी देखी गई हो, जहां तक मेरी मेमोरी है। मुझे तो याद नहीं आता। छोटे राज्यों में जरूर हुआ है 90%, 91%, लेकिन बड़े राज्यों में, और भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पे इतना ज्यादा टेंस माहौल में चुनाव हुआ, क्या ये SIR का असर है कि बहुत से नाम कट गए इसलिए पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया, या ये परिवर्तन की बहुत बड़ी आंधी चल रही है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है? क्या ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनने वाली है, या फिर ममता बनर्जी के लिए ये पोलिंग हुई है, उनके समर्थन में ये पोलिंग हुई है, उनके लिए ये पोलिंग हुई है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। और शायद इसीलिए हमने चक्रव्यूह के इस फॉर्मेट को चेंज किया और तय किया एन मौके पे, बिल्कुल अब से करीब आधे पौने घंटे पहले, कि आज हम बंगाल के चुनावों पर फोकस करते हैं। जमीन की रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टर्स को भी लेके आएंगे, सेफोलॉजिस्ट भी होंगे, चुनावी विश्लेषक भी होंगे, और पॉलिटिकल चेहरे भी मेरे साथ होंगे जो ये समझाएंगे कि आखिरकार 90% वोटिंग का मतलब क्या है। 1 घंटे आखिरी के आंकड़े आने बाकी हैं। ये आंकड़े पूरे नहीं है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े कह रहे हैं वो दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री का रोड शो भी वहां चल रहा है, वो पश्चिम बंगाल में है। बीजेपी ने दावा किया है कि ये उनके लिए वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, उनका सेकंड फेज में पोलिंग होनी है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पदयात्रा पर निकली हुई है। वहां पर उनका TMC का भी दावा है कि ममता बनर्जी के लिए वोटिंग हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए पिछले 11 में, 16 में, 21 में जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, TMC की सीटें बढ़ी हैं। क्या है ये तर्क, और इस तर्क के पीछे के आंकड़े, उनको भी हम टटोलेंगे अगले इस कुछ मिनटों में, जब तक हम चक्रव्यूह में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज की ही बात कर रहे हैं, जिस वजह से आज चक्रव्यूह के फॉर्मेट को हमने बदलने का, मेरी टीम ने बदलने का, एडिटोरियल बोर्ड ने बदलने का तय किया। तो आज पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक की जो पोलिंग के आंकड़े हैं वो 89.53% के हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये पहले चरण की पोलिंग है। ये शुरुआती 16 जिलों की पोलिंग है। अभी एक फेज की पोलिंग 29 तारीख को होनी बाकी है। तमिलनाडु में भी आंकड़ा आज जोरदार पोलिंग हुई है, जहां पर सभी 234 सीटों पर पोलिंग हुई। 82.24% की पोलिंग तमिलनाडु में वहां रिकॉर्ड की गई है। इसका भी मायने क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटर का निकल कर आना, क्या SIR में जो नाम डिलीट हुए हैं उसका फायदा मिल रहा है? बंगाल में 16 जिलों में, आज 16 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहां 90% से अधिक वोटिंग की अभी तक की खबर आ रही है। हो सकता है कि बाद में आंकड़े बदलें। मैं ये साफ कर दूं, ये शाम 5 बजे तक के आंकड़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। जैसे आंकड़े अपडेट होंगे वो भी आपके सामने हम अपडेट कर देंगे। सबसे ज्यादा 93% से भी ऊपर, 93.12% वोटिंग दक्षिण दिनाजपुर में हुई है, 93% से ऊपर। उसके बाद 92.07% वोटिंग कूच बिहार में रिकॉर्ड की गई। बीरभूम में 91.55% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। मुर्शिदाबाद में भी 91.36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी मिदनापुर में 90% से अधिक, 90.7% वोटिंग हुई है। झारग्राम में भी 90% से ऊपर 90.53% की वोटिंग हुई है। बांकुरा में यह आंकड़ा 89.91% का है, जो करीब करीब 90% के आसपास ही है। तो ये वो 7 जिले हैं जिसने तमाम रिकॉर्ड्स को धराशायी कर दिया है। अभी तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जब पोलिंग खत्म होगी उसके बाद चुनाव आयोग के आंकड़े आएंगे। तो 90% वोटिंग, ये क्या दिखा रहा है? ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है, ये बहुत बड़ा इशारा है। ये सिर्फ वोटिंग नहीं कहा जा सकती, ये जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ का वो शोर है जो शायद यहाँ दिल्ली में बैठ के नहीं समझा जा सकता था। अब सवाल उठता है कि इतनी वोटिंग के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या ये लोकतंत्र का वाकई में बंगाल की जनता ने महा उत्सव मनाया है?
इतनी बड़ी पोलिंग करके, या फिर डर और दबाव के बीच ये जनता निकलकर कतारों में पहुंची है। दिन भर भारी गर्मी के बीच में ये पोलिंग हुई है। तापमान भी अच्छा खासा था। चुनावों में वोट सिर्फ वोट नहीं होता, वो एक संदेश भी होता है। और इतिहास गवाह है, जब जब वोटिंग प्रतिशत असामान्य रूप में बढ़ा है, तब तब बदलाव की आंधी भी आई है, या फिर असामान्य नतीजे भी हमको देखने को मिले हैं। मौजूदा सत्ता में अपनी पकड़ भी मजबूत दिखाई देती है। कई आंकड़े ऐसे भी सामने हैं। इसी को आज सॉल्व करने की, इस मिस्ट्री को, इस पजल को सॉल्व करने की हम कोशिश भी करेंगे। 90% वोटिंग का मतलब क्या है? बंगाल में क्या ये परिवर्तन की दस्तक है, या फिर ममता सरकार के चौका मारने का प्रमाण होने वाला है? जो कुछ होगा वो 4 मई के नतीजों में पता लगेगा। अभी एक बार और आपको बता दूं कि 142 सीटों पर अभी सेकंड फेज में पोलिंग 29 अप्रैल को होनी है, आज से 6 दिन के बाद। ये खामोश तूफान है, अ साइलेंट स्टॉर्म, या फिलहाल ईवीएम के अंदर जो कैद हो चुका है। इस तूफान के मूड को समझना होगा, और यही हमारे कार्यक्रम का, आज के चक्रव्यूह का आज का मकसद है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ निखिल, डॉक्टर निखिल दिखाई दे रहे हैं मुझे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। और मेरे 2 सहयोगी, पूजा मेहता और अमित कुमार कोलकाता में हैं, प्राइम मिनिस्टर की वहां पर रोड शो हुआ, और पूजा मेहता दिन भर चुनावी कैंपेन को कवर कर रही थी। आज सुबह भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, हमसे काफ़ी देर पूजा ने बात भी की। आप दोनों के पास आना चाहता हूं और आपसे पहले समझूंगा, पूजा, पहले आप, अभी तक के आंकड़े जो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की पोलिंग के, वो बीते अगर चुनावों की बात करूं तो 82%, 83%, 80% के ऊपर, ये जो 90% के ऊपर आंकड़ा जा रहा है, ये क्या कह रहा है? ये एसआईआर की वजह से या कुछ और वजह? आपकी ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए सुमित जी, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें अन्य राज्यों के मुकाबले, चाहे जितनी भी चुनाव के दौरान हिंसा हो, लेकिन पोल परसेंटेज हमेशा हाई रहता है। हमेशा हमने देखा है कि 80% या 80% से ज्यादा जो है यहाँ पर पोलिंग होती है। लेकिन इस बार जो लगभग 90% को टच करता हुआ जो आंकड़ा है, लेकिन ये 5 बजे तक है। फाइनल पोल परसेंटेज जो कल चुनाव आयोग जारी करेगा, ये 90 क्रॉस कर जाएगा। और ये बम्पर वोटिंग हुई है आज 142 सीटों पर, जो है 152 जो है सीटों पर, 152 सीटों पर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पर जो है लगभग 90% पोलिंग हुई है। लेकिन इसमें 3 तर्क है। सबसे पहला तर्क बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है सामने। उसमें यह कहा जा रहा है कि जब जब कोई ऐसी बम्पर वोटिंग होती है तो इसका मतलब है कि परिवर्तन होता है, और ऑपोजिशन पार्टी को कभी जो जनता चुन रही है उसका एक जो है साइन इसमें मिलता है। दूसरा तर्क तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है कि 2021 के चुनाव में जब 215 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी, तब भी 80% से ज्यादा जो है पोल परसेंटेज था। लेकिन तीसरा जो टेक है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कई ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट से मैंने बात की, उनका ये कहना है कि जहां एक तरफ एसआईआर में नाम कटे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल का एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट लेबर के तौर पे अन्य राज्यों में काम करता है, लेकिन वो वोट डालने कभी नहीं आते हैं। लेकिन इस बार एसआईआर के डर से जो है बड़ी संख्या में हमने देखा है, विजुअल्स भी देखे हैं, बस जो है भरती हुई आई है, ट्रेनों में जो है माइग्रेंट लेबर पहुंचे हैं, और कोई ऐसे वर्किंग क्लास के प्रोफेशनल्स भी हैं जो आए हैं। तो एक तरफ जहां एसआईआर में नाम कटे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन अब एसआईआर के डर से जो है इस बार के चुनाव में हर कोई पश्चिम बंगाल पहुंचा है। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी बोली, और मैं चाहूंगा इसी पर बात करूं। यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़ गए हैं, सी वोटर के फाउंडर हैं। यशवंत के पास समय की कमी है, मुझे पता है, मुझे बताया गया एन मौके पे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम का फॉर्मेट अभी आधे पौन घंटे पहले बदला, और मुझे लगा कि इस पर 90% पे बात नहीं की तो क्या बात की। आज ये ऐतिहासिक दिन है। अब मेरे ख्याल से यशवंत और मैं इन चुनावों को बीते 30 साल से कवर कर रहे हैं, 97-98 से, और 97-98 से लेकर पहली बार यशवंत किसी भी राज्य में, बड़े राज्य में और इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव राज्य में 90% के आसपास पोलिंग हो। हालांकि अभी एक ही फेज हुआ है, एक फेज बाकी है। ये क्या कह रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है यशवंत, ये क्या हो रहा है बंगाल में? देखिए, मैं आपके संवाददाता की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, और जो तीसरा पॉइंट था, पहले 2 पॉइंट तो खैर पॉलिटिकल जो अलग अलग कैंप के लोग बोल रहे हैं उन्होंने वो रिपोर्ट किया। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला वो दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
कि एसआईआर के डिलीशन में, ये बात हमने बिहार में भी देखी थी, लोग जो गए थे वो छठ के बाद में वापस नहीं आए, बने रहे कि वो वोट डालेंगे ताकि उनका नाम चढ़ जाए। तो ये डर हमने बिहार में भी देखा था, ये डर कहीं ना कहीं बंगाल के भी मतदाताओं के बीच में है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब गरीब इंसान का नाम कटता है तो जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, तमाम स्कीम्स हैं, उन सब का नाम कटने के ऊपर डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम कट जाए तमाम स्कीम्स में से। इसलिए भी वो डर के मारे वहां पर बैठा है, गया है, वोट डालने निकला है ताकि वोट डाले। एक तो ये फैक्टर है जी। यशवंत, सॉरी, आपने क्योंकि बिहार के साथ कंपैरिजन किया, बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, एसआईआर हुआ और उसका बड़ा फायदा मिला रूलिंग साइड को। ये एसआईआर हो रहा है जिसमें रूलिंग साइड जो थी बंगाल में, वो एसआईआर के खिलाफ कैंपेन छेड़ी हुई थी, वो अपने आप को विक्टिम दिखा रही थी, ममता बनर्जी और टीएमसी। क्या उस चुनाव को यहां पर उस टेम्पलेट को हम रिप्लिका के तौर पे देखें या नहीं देखें? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? नहीं, मेरा ये मानना है एसआईआर का जितना इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, ये तो हम लोग का पोस्टमार्टम जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे और एक एक सीट पर कितने वोट कटे और कितने से ममता दीदी हारी या जीती, उसी पर होगा। लेकिन जो एनेक्डोटल एविडेंस है जो सामने आके है, मैं उसकी बात कर सकता हूं कि कुछ भ्रांतियां भी रही हैं। जैसे मसलन जिन जगहों पे एसआईआर में बिहार में सबसे ज्यादा वोट कटे, वो सारी सीटें बीजेपी हार गई, बावजूद इसके कि बीजेपी जेडीयू ने रिकॉर्ड जीत हासिल की पूरे बिहार में। लेकिन जहां सबसे ज्यादा नाम कटे, दरअसल वहां बीजेपी हार गई। तो ये अपने आप में चीजें हैं जिनको एक सहज रूप से नहीं बोला जा सकता। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है सुमित, जो मैं बढ़े हुए मतदान को नकार भी नहीं रहा हूं और उसकी इंपॉर्टेंस को भी कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक स्टैटिस्टिकल एनोमली भी इसमें है। वो ये कि मसलन पिछली बार मानिए 100 लोग थे मतदाता सूची में और उसमें से 80 लोग निकले, तो उसका मतलब हुआ 80% मतदान हुआ। अब उस 100 में से 10 काट दिए गए, कुल जमा 90 लोग बटे और 80 ही लोग निकल के आए, तो वो 90% मतदान दिखाई देगा। इसलिए केवल वोट प्रतिशत पे मत जाइए, जब एब्सोल्यूट नंबर आ जाएं कितने लोग, क्योंकि इस बार इतनी बड़ी तादाद में वोट काटे गए हैं कि वोटर की जो लिस्ट है उसका, वो लिस्ट का बेसलाइन नीचे हुआ है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुमित मुझे लगता है, पिछले दो तीन सालों से हम इस मुल्क में केवल एक वोट बैंक काम कर रहा है जिसके ऊपर हम लोगों की निगाह है, वो है महिला वोट बैंक। इसके अलावा सारे वोट बैंक ध्वस्त हैं। तो केवल ये ध्यान दीजिए जब भी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आए कि क्या महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला है, उनके बराबर डाला है या उनसे कम डाला है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पश्चिम बंगाल में बयार किस तरफ बह रही। एक सवाल और, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा आपकी इजाजत से। और ये बताइए, मैं जानता हूं कि आपको जाना है एक और शो में, लेकिन यशवंत ये समझाइए मुझे जाने के पहले, आखिरकार इतनी बड़ी पोलिंग का, जो शुरू में पूजा कह रही थी कि अमूमन ये माना गया कि परिवर्तन की लहर होती है तब बम्पर वोटिंग होती है, तब सत्ता का बदलाव की इशारा होता है, तो ये मान के चलना कि ममता बनर्जी जा रही हैं, क्या ये जल्दबाजी होगी? आज आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? आपकी टीम क्या बहुत बता रही है? जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं आपको कितने उदाहरण ऐसे गिना सकता हूं कि जिसमें मतदान बढ़ गया और प्रो इनकम्बेंसी वर्डिक्ट हुआ, और मतदान घट गया और एंटी इनकम्बेंट हो गया। अच्छा। तो इसलिए अब आज की तारीख में केवल बढ़े हुए और घटे हुए मतदान से यह कयास लगाना कि कोई जीत गया है या कोई हार गया है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। थोड़ा बहुत जो अंदाजा आप लगा सकते हैं, मसलन से बिहार में याद होगा आपको, मैं बार बार आपको कह रहा था कि अगर महिलाएं ज्यादा निकल रही बड़ी तादाद में तो नीतीश बाबू को एडवांटेज होगा, सीधा सीधा एडवांटेज होगा। दिल्ली में महिलाओं की बढ़त नहीं हुई टर्नआउट में, तो डिसएडवांटेज हो गया अरविंद केजरीवाल को। ये कुछ चीजें बहुत साफ होती हैं। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, पिछले कुछ चुनाव में जब जब महिला वोट की बात हुई तो हमने ये देखा कि जो स्कीम कोई सत्ता में रहते हुए महिलाओं के अकाउंट में डाल रहा है, उसको ज्यादा फायदा हुआ है बनिस्बत इसके कि उसके अपोनेंट ने कुछ वादा ज्यादा बड़ा किया है। लोग वादे पे नहीं, जो आ रहा है उस पे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक भी किस्त नहीं डाल पाए थे अकाउंट में, इसलिए वो वादे पे बर्बादा हो गया, उस पे इंप्लीमेंटेशन लोगों को नहीं दिखा और महिलाएं शायद छिटक गई। लेकिन यहां जो सत्ता में है वो अगर अपने चुनाव के पहले अकाउंट में पहुंचा दे रहा है तो उसको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट लाइन है। तो अब ये भी जाते जाते बता दीजिए, हम सबको सैल्यूट करना चाहिए बंगाल की आवाम को कि 90% पोलिंग, मतलब ये ऐतिहासिक है, ये नर्वस 90 नहीं है, ये हैप्पी 90 है भाई। ये वो है जो शायद हम और आप दोबारा शायद कब देख पाए मुझे नहीं पता।
पर ये बता दीजिए, ममता बनर्जी सत्ता में है, ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए क्या किया और उनके अकाउंट में डाल पाई थी कि नहीं डाल पाई थी? जो आप इशारा कर रहे थे। ममता बनर्जी की स्कीम्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इतना तय है, एक चीज जो उनके पक्ष में काम कर रही है और एक उनके विपक्ष में काम कर रही है। जो उनके पक्ष में काम ये कर रही है कि वे स्वयं महिला हैं, जुझारू महिला हैं, 40 साल की उनकी पब्लिक लाइफ सड़क पे लड़ते हुए बीती है। इस कारण से महिलाओं का एक मौलिक रूप से आकर्षण एक महिला नेतृत्व की ओर होगा, ये प्लस पॉइंट है। जो उनका नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि गुस्सा ममता दीदी के खिलाफ भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी की रैंक एंड फाइल नीचे जो ध्वस्त हो रहा है करप्शन के चार्जेस, और जो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है या महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर जो संकट है, उसमें टीएमसी और सरकार के खिलाफ गुस्सा जरूर है। तो अब कसमकस केवल एक ही बात की है सुमित, क्या ममता दीदी अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता से बाकी उनकी पार्टी जो कर रही है उसके ऊपर पर्दा डालते हुए जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी? ये वैसा ही सवाल है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता से बीजेपी के तमाम उठापटकों के ऊपर भी कभी कभी पर्दा डालते हुए दिखाई देते हैं। तो ये ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनकी पार्टी की अलोकप्रियता की लड़ाई है, इसमें बाकी लोग कहीं बीच में नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होगा। 4 तारीख को यशवंत, मैं आपका टाइम अभी से बुक कर ले रहा हूं, 29 तारीख को 4 तारीख अपनी डायरी में लिख लीजिए, आपको पकड़ना आसान नहीं होता है। सुमित, मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा, कभी भी चाहे जितना भी मौका। थैंक यू सो मच। 11 आवर में आपसे बात की और आपने जुड़ गए मेरे लिए, इसके इतना वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। मैं और वक्त नहीं बर्बाद कर लूंगा, लेकिन बाकी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी है। मैं अमित के पास चलूंगा, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट ले लेता हूं। अमित भी कलकत्ता में आज घूम रहे थे, हालांकि कोलकाता में चुनाव तो नहीं हुआ है, पर अमित के पास वो नब्ज जरूर होगी, क्योंकि वहां पर अमित ने कई दौरे किए इस चुनाव के दौरान। अमित, 90%, 91%, 93% पोलिंग, आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब कवर की थी? नहीं, मुझे याद नहीं, जब हुआ ही नहीं तो याद कैसे होगा सुमित जी। और ये मुझे लगता है कि आपने जो सही कहा कि पता नहीं ऐसा कब मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है जो की फैक्टर है, ये 2 चीजें जो पूजा ने एक लास्ट वाला जो एक वजह बताई कि बाहर से लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट, जो मजदूर से लेकर तमाम लोग जो है एलिट क्लास के लोग भी मुझे कई दिखे हैं जो कि उन्होंने कहा कि वो वोट देने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो महिला फैक्टर, वुमेन फैक्टर अगर देखिए तो पिछले कुछ चुनाव में, कुछ राज्यों के चुनाव में जो यूएसपी रहा या की फैक्टर रहा है चुनाव नतीजों को बदलने वाला, वो महिला फैक्टर था। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनाव पहले फेज के मतदान के दौरान ही 10 वायदे किए, उसमें से जो था वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ी था कि एट्रोसिटी जो महिलाओं के खिलाफ हुई है उन्हें सजा देंगे, थाना खुलवाएंगे महिला का, महिलाओं को बड़ी संख्या में वो पुलिस में भर्ती करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 30,000 से ज़्यादा जो है अगले 1 साल में महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये टर्नआउट में अगर महिला, क्योंकि महिला को सबसे बड़ा मजबूत पक्ष माना जाता है ममता के साथ खड़ा होना, अगर वो महिला बीजेपी के साथ, चाहे महिला सिक्योरिटी को लेकर या तमाम जो घटनाएं घटी है उसको लेकर, जो बीजेपी ने जिस तरह से एक माहौल बनाया था यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेकर, अगर वो कहीं इंपैक्ट डालता नजर आता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कुछ वायदे किए हैं, करीब 10 जो गारंटी की बात की है, अगर वो चलता है तो निश्चित तौर पर देखिए, पहली बार पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो प्रो इनकम्बेंसी जैसी चीजें पिछले कुछ सालों से आई। अक्सर एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातें हम लोग सुना करते थे कि मतदान ज्यादा होता तो एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी हमने देखा है और राज्यों को देखा है कि कई राज्यों में ज्यादा मतदान से भी अमित, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी आपको दिखा देता हूं, मेरे साथ रहिए अमित और पूजा, आप अभी आपको दिखा देता हूं। मेरे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित भी जुड़ गए, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और निखिल भी जुड़े हुए हैं। अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या पूछने वाला हूं, और आपके उन सवालों का जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। पुरोहित जी, 90%, 92%, 93% पोलिंग ममता दीदी के अगेंस्ट पोलिंग है क्या? ये हवा कहा जाता है कि जब इतनी पोलिंग होती है तो सत्ता विरोधी लहर की होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्या है ये? आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए आज खेला हो गया है पश्चिम बंगाल में, बहुत शानदार तरीके से खेला हुआ है, और बंगाल की जनता ने जो जमींदार आकर के पश्चिम बंगाल को दखल करने के लिए इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने साठगांठ करके जिस तरह से ये चुनाव करवाया और 27 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से छीना गया, ये वोट उसके लिए है। लोगों ने जा करके घर से निकल करके वोट किया, करीब 1.25 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी को कितना चाहती है? पश्चिम बंगाल में जो भी प्रकल्प है
चाहे वो स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, लक्ष्मी भंडार हो, रूपश्री हो, कन्याश्री हो। चुनावी हर कैंपेन बच्चे- नहीं है, भाषण नहीं, ये हम शो में बात कर रहे हैं। आपकी रैली जब होगी तब आप बोलिएगा, गिनाइएगा तमाम चीजों को। लेकिन एक ठीक है, वजह ठीक है, बताइए, मैं सुमित जी। निखिल के पास, मैं निखिल आता हूं। निखिल बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल और स्वयं प्रकाश में, स्वयं से इसलिए मौका दे रहा हूं क्योंकि इनकी सरकार है, 3 बार के चुनाव जी, जी, जीते जी। हुए हैं, चौथी बार आप मैदान जी। में। आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। अगर महिलाओं के लिए आपने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव क्यों मजबूत होती जा रही है पश्चिम बंगाल में? लगातार बीजेपी का गलत ग्राफ बात देखिए है। आप, अगर और बीजेपी महिलाओं के बीच में लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, बीजेपी की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। उनका जो इवेंट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। जो वो लोग अपने आप को एक मैनेज करके चलते हैं, वो मैं उसकी तारीफ करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। मगर नेतृत्व जो है वो पश्चिम बंगाल में इनके पास नेता नहीं है, बूथ में बैठने के लोग नहीं है। सुबह आपको दिखाया गया सुकांतो मजूमदार की कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ खाली बैठा था, पड़ा था, फोटो लगाई गई, वहां पे आदमी नहीं है। तो आप वोट कहां से करवाएंगे? आप जवानों को आप लगा के सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, शांति प्रिय वोट की बात कर सकते हैं, मगर आपने सारे हाँ। जितने भी आपके हथकंडे आपने अपनाए, निखिल, जितने हथकंडे आपने अपना लिए, निखिल आप तो मगर जवाब अंततः दीजिएगा, 4 निखिल मई आप को पुरोहित जी की बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी इस चीज को अंडरलाइन करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए, जिस तरह का डिप्लॉयमेंट किया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसका इंपैक्ट भी है, उसका असर भी देखने को मिला कि पोलिंग बूथ पर गर्मी होने के बावजूद भी लंबी लंबी कतारें दिखी, जो अमित और पूजा के कैमरों ने, तमाम सहयोगी ने हमको दिन भर भेजी। निखिल से मैं पूछना चाह रहा हूं, निखिल, क्या इतनी बड़ा पोलिंग परसेंटेज आएगा? क्या आपको एंटिसिपेटेड था? आप तो लोकल है, वहां पे रहते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बंगाल की महान जनता को बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था को व्यक्त किया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यह आदेश है, यह एक तरह से भय, भ्रष्टाचार, भ्रम और भटकाव के खिलाफ जनशक्त हस्ताक्षर है। और जिस तरह से महिलाएं बड़ी संख्या में निकल हैं, पुरोहित जी कह रहे थे कि वो तृणमूल कांग्रेस के प्रति समर्थन का उद्गार है। इसके उलट महिलाओं के प्रति जिस तरह से इस तृणमूल कांग्रेस ने 15 वर्षों में जो आरजी कर की घटना से लेके संदेशखली की घटना लेकर के कस्बा लॉ कॉलेज और दुर्गापुर की घटना, और उसके बाद जो है सो महिला युवा जो लोग हैं, कम से कम 40 लाख युवाओं का पलायन, नौकरियां गई, किसानों के खिलाफ जो है सो एक तरह से युद्ध का ऐलान, और जिस तरह से भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया गया, उसके खिलाफ जनता ने अपना गुस्सा प्रकट किया। निखिल, मैं आपको भी टोकूंगा, चुनावी कैंपेन नहीं है, लेकिन इस बात को समझाइए कि जो बड़ी संख्या में, जैसे पूजा बोल रही थी, लोग बाग लौटे वोट डालने के लिए, ट्रेनें लेके, बसें लेके, गाड़ियां लेके। क्या ये जो माइग्रेंट वर्कर जो दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में काम कर रहा था, इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके साथ होगा? यहां जो है, जब वो लोग देख रहे हैं ना, गुजरात में, दिल्ली में, बाकी जब जो विकास देख रहे हैं, और पश्चिम बंगाल उत्तरोत्तर पिछड़ा होते चला जा रहा है, उसकी तुलना उनके दिमाग में स्थापित हो जाती है। और इस तरह वो गुस्से का क्यों होता था? क्योंकि उनको किसी तरह बहला फुसलाकर कम्युनल लाइन, किसी लाइन पे यहां पर उनसे वोट ठगा जाता था। अब वोट ठगने की राजनीति, लोग ये सोचते हैं महिलाओं को 1500 रुपए, जी ऐसी बात नहीं है कि 1000 रुपए ही हम नहीं दे रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए जिस तरह कॉलेजों में, और मैं आऊंगा प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक काउंटर ले लूं मैं, पुरोहित जी का काउंटर ले लूं। पुरोहित जी, गुजरात 11 में, 16 में, 21 में जो 3 चुनाव आप जीते, तब तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं लौटे थे, तब तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आगे आपको वोट नहीं कर रहे थे, तब तो ऐसे विजुअल नहीं दिखाई दे रहे थे। अब जब आगे वोट किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके अंदर भरोसा आया है। और क्या गारंटी है कि वो आप ही को वोट कर रहे होंगे आके? नहीं, मैं उसकी वजह बता देता हूं कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में बंगालियों पर अत्याचार हुआ है, बांग्लादेशी बोला गया है, उन्हें 1.5 करोड़ रोहिंग्या की बात की गई है। पश्चिम बंगाल में जो चुने हुए लोग हैं, जिनके पास मताधिकार है, उनके मताधिकार छीने। बड़े भाई का वोट है, छोटे का नहीं है। घर के 5 सदस्य के पास वोटर कार्ड है, 3 के पास नहीं है। तो वो जो 5 है ना, वो अगर भाजपा के, मोदी जी के फैन फॉलोइंग भी होंगे ना, अपने घर के 3 लोगों के वोट को गुस्से के लिए वो वोट करेंगे। जिंदे लोगों को मार दिया गया है, जो जिंदे हैं उनको मार दिया गया। और रही बात है, मैं बताता हूं, जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, आप देखिए करीबन
24 लाख लोग मरे हुए थे, तो मरे हुए को अपने काउंट करते हैं, उनका परसेंटेज हटा दीजिए। जो ट्रेसेबल नहीं थे 19 लाख लोग ने अपना वोट, डुप्लीकेट वोटर्स थे, वो डुप्लीकेट वोटर्स हुआ है, तो करीबन 60 लाख तो ऐसे ही कम हो गए। और 60 लाख जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से इन्होंने काटे, उसमें से 33 लाख ममता बनर्जी की लड़ाई की वजह से वो जुड़ पाए, नहीं तो ये 60 लाख माइनस रहते। वो जो 33 लाख जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद है ममता बनर्जी और ये सुप्रीम आंकड़े कोर्ट जब को। सामने आएंगे हमको तब देखना होगा एग्जैक्टली किस जगह पे कितना एकदम पोल 4 हुआ, तारीख कितने को सुमित जी आपके कितना साथ पिछली रहूंगा। बार से कम हुआ। मैं देखिए, अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है तो अभी हम हवा में कुछ भी बात कर सकते हैं पुरोहित जी और निखिल जी, लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार बंगाल के चुनावों पर हमारी कवरेज में शामिल होते रहे। प्रेम कुमार जी, हम और आप लगातार बात करते रहे इस चुनाव के कैंपेन के दौरान और पिछले 1.5-2 महीनों में, कभी लगा ही नहीं था कि इतनी बड़ी 80% समझ में आ रहा था, 90% हो जाना। तो SIR में जो नाम कटे, क्या ये उसका इंपैक्ट है कि बेसलाइन कम हो गया इसलिए हमको 90% दिखाई दे रहा है? अगर ये पुराना आंकड़ा होता तो ये 80% के आसपास ही होता। आपका क्या आंकड़न है? जी सुमित जी, तमिलनाडु और बंगाल दोनों को एक साथ देखिए, वोट प्रतिशत दोनों जगह बढ़े हैं और ये दोनों जगह एक अच्छी बात है कि वोट बढ़े हैं। लेकिन तमिलनाडु में पिछले बार की तुलना में 10% से ज्यादा वोट बढ़े हैं और बंगाल में उसकी तुलना में मुश्किल से 6.5% वोट बढ़े हैं। अगर आंकड़े सुधरते भी हैं तो दोनों के सुधरेंगे। और ये भी देखें कि तमिलनाडु और बंगाल के बीच पिछले 3 चुनावों में जो फर्क रहा है, वो भी फर्क जो है, जैसे 2016 में 8.42% का फर्क था, उसके बाद 10.44% का हुआ और अभी 7.10% का फर्क है, यानी पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। तो ये फर्क भी घटा है। कहने का मतलब हम 90% से अचंभित तो हो रहे हैं, लेकिन ये वोट परसेंट बढ़ना तमिलनाडु में ज्यादा है, बंगाल में कम है कंपैरेटिवली। ये बात मैं बोलने के लिए ये आंकड़े दे रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात ये बोल है के आप कि क्या जाहिर करना चाहते हैं कि तमिलनाडु में ज्यादा बढ़ा है, पश्चिम बंगाल में कंपैरेटिवली कम बढ़ा है? इसका मतलब क्या है? ममता इसका बनर्जी हैं कि मतलब ममता बनर्जी जा रही करना हैं? चाहते हैं कि दोनों जगह की टेंडेंसी एक होगी, या तो दोनों जगह सत्ता से बाहर जाएंगे सत्तासीन, या दोनों जगह सत्ता ये से कैसे हो सकता है भाई? 2 अलग अलग राज्य, 2 अलग अलग परिदृश्य, 2 कोसों दूर, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और पार्टियां भी कॉमन नहीं है। बंगाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोटर्स नहीं बढ़े हैं, मैं कह रहा हूं तमिलनाडु से ज्यादा नहीं बढ़े हैं, ये मैं कह रहा हूं, स्ट्रेसफुली कह रहा हूं। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ले लीजिए, यशवंत जी जब आप बोल रहे थे तो एक बड़ा नया किस्म का टर्म आया, मैं थोड़ा चौंका भी, हैरान भी हूं और उसको विश्लेषण भी समझता हूं कैसे हो सकता है कि डरे हुए वोटर्स। बंगाल में एक वर्ग पैदा हुआ डरे हुए वोटर्स का, अकॉर्डिंग टू यशवंत जी के विश्लेषण। तो ये डरे हुए वोटर्स किन से डरे हुए हैं? स्टेट गवर्नमेंट से जो डर के मैं वोट समझा यशवंत तो है नहीं क्लैरिफाई करने के लिए, जो वो लोग जिनको इस बात का डर है कि उनका नाम छूट जाएगा, कट जाएगा, तो जो तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम्स के जरिए वो कट जाएंगे, उनके वो बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाए। मेरे ख्याल से वो डरे हुए नहीं कि तुम पीटे जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये डरे हुए वोटर्स की मेरा वोट कट जाएगा, ये सिचुएशन बनी, इसके लिए वो ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानकर वोट करेंगे, चुनाव आयोग इक्वल्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट मानकर वोट करेंगे। ये डरे हुए वोटर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है अगर बंगाल का चुनाव देखना पड़ेगा। जी चलिए, मैं लेकिन अंत में आप मतलब आप अगले सवाल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, आपका एनालिसिस प्रेम कुमार जी क्या कह रहा है? ये बदलाव की लहर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बदलाव की लहर नहीं है। चाहे ये आपकी विशफुल थिंकिंग है या ये आपका एनालिसिस है? नहीं, चाहे डीएमके का देख लीजिए टेंडेंसी, चाहे टीएमसी का देख लीजिए। टीएमसी का तो पिछला बार का भी है, जिससे पता चलता है कि जब वोट बढ़ता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है, खुद उसका भी वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। बीजेपी की भी सीटें बढ़ी थी पिछली बार के साथ आते पिछली बार बीजेपी 2 से बढ़ के 77 पहुंची थी, मत भूलिए। जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था तो बीजेपी भी उसी मार्जिन में बढ़ी थी। नहीं तो उस हिसाब से तो फिर टोटल फिगर पार कर जाना चाहिए 100%। हाँ, नहीं 100% होना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला 150 के आसपास दोनों का ये भी तो हो सकता है। पूजा मेहता 2 से 77 हो जी, तो 77 से 298 भी पार कर जाए, ऐसा पूजा मेहता आज सुबह से जब मैं लाइव के लिए बैठा और एंकरिंग करने बैठा, मारपीट, झगड़ा, तोड़फोड़, इसको मारा, उसको भगाया, कहीं हुमायूं कबीर पे हमला, कभी बीजेपी के प्रत्याशी पे हमला, कभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आपस में झड़प, मतलब
ये लग रहा था कि हम चुनाव देख रहे हैं कि हम झगड़ा झंझट देख रहे हैं दिन भर। आज ऐसा लग रहा था किसी यूनिवर्सिटी का चुनाव चल रहा है, किसी कॉलेज का चुनाव चल रहा है। लेकिन शाम होते होते ये तस्वीरें सब बेमानी हो गई जब ये पता लगा कि 90% पोलिंग हो रही है। आपके हिसाब से 90% पोलिंग के लिए किसका क्रेडिबल है? कौन है जिसको श्रेय दिया जाना चाहिए बंगाल की जनता के अलावा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सुमित जी, जब 1 बजे का आंकड़ा आया तभी समझ आ गया था कि इस बार जो है बम्पर वोटिंग होने वाली पूजा, है। मैं रोक रहा हूं, क्योंकि 1 इसको बजे मैं के अंडरलाइन आंकड़े करना में ही चाह रहा हूं। 60% आप कंप्लीट करिएगा पूजा इस यानी बात दो को। फैक्टर है। पूजा एक सेकंड, एक कंप्लीट करिएगा। शाम 7 बजे तक के आंकड़े अभी आ गए हमारे पास। इनिशियल फिगर्स हैं 91.35% बंगाल में। 16 डिस्ट्रिक्ट में 91% से अधिक पोलिंग शाम 7 बजे तक के अभी जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से मिले हैं। जी पूजा, अब आप बोलिए। बिल्कुल सुमित जी, जैसा कि मैं बता रही थी कि अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में हमेशा बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन इस कदर नहीं कि आंकड़ा जो है 91 क्रॉस कर जाए या फिर 90 मार्क टच कर जाए। लेकिन आज चीजों जो है थोड़ी अलग है पिछले चुनाव से। वो तभी समझ आनी शुरू हो गई थी जब 1 बजे का आंकड़ा आया कि उसमें 60% पोलिंग हो चुकी है। यूजुअली बंगाल में एक ट्रेंड होता है कि पोलिंग जो है ग्रेजुअली बढ़ती है। हर 2 घंटे का आंकड़ा जब दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, तो लगभग जो है 3 बजे के आसपास जो आंकड़ा आता है उसमें 50 या 60% पोलिंग रजिस्टर होती है। लेकिन इसमें 2 जो है तर्क है। सबसे पहले ये कि इतनी गर्मी है तो लोग जो है सुबह ही मतदान करने जो है पोलिंग स्टेशन पहुंच गए थे। 7 बजे के पहले ही लंबी कतारें लग गई थी, तो हर कोई चाह रहा था कि फर्स्ट हाफ में अपना मतदान कर ले। दूसरी बात ये, चूंकि इस बार जो है चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अरेंजमेंट्स किए हैं, आर्मर्ड व्हीकल सीएपीएफ के जो है सड़कों पर उतार दिए गए, जो अक्सर जो है जहां पर इंसर्जेंसी होते हैं, हमने जम्मू एंड कश्मीर में देखा है कि सीआरपीएफ अपने आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, और लगातार पिछले तो 1.5-2 महीने से पूजा आप ये बताइए कि इतने बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां जब घूम रही थी बंगाल की सड़कों पे, तो ये वोटर के मन में खौफ पैदा कर रही थी या हौसला पैदा कर रही थी कि भाई हम सुरक्षित है, अब हमको खुलकर वोट करना चाहिए? बिल्कुल, हौसला दे रही थी और आश्वासन भी दिया जा रहा था सेंट्रल फोर्स की तरफ से कि आप लोग जो है जाए वोट करें। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बता दूं, अक्सर ये जो है आरोप लगते हैं स्टेट पुलिस पर कि जो पोलिंग स्टेशन पर तैनात होते हैं स्टेट पुलिस के ऑफिशियल्स, वो पार्टिसन या बायस्ड रोल में दिखते हैं। कुछ लोगों को जो है मदद कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एक चीज एकदम साफ कर दी थी कि पोलिंग स्टेशन पर राज्य पुलिस के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं होंगे। यानी कि पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग स्टेशन के बाहर और विसिनिटी में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती होगी। तो ये कुल मिलाकर जो है वोटरों के मन में एक आश्वासन भी था, एक हौसला भी था कि वो बिना डरे जाकर अपना मतदान कर सकते हैं। और आखिरकार क्यों बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर? जैसे रूट मार्च होता है उसका नतीजा आज दिखा। जिस तरीके से 2 महीने से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे थे, सड़कों पर वो व्हीकल्स दिख रहे थे जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स थे, और जितने भी जवान जो है वो वहां पर ठीक है जो है पेट्रोलिंग कर पूजा, मैं मुझे अब सबके पास एक राउंड के लिए जाना है। मैं सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अमित, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, बड़ी संख्या में ये इल्जाम लगा दिन भर आज की टीएमसी की पुलिस ने काम नहीं करने दिया। जैसे हुमायूं कबीर ही जब पूजा के साथ सुबह लाइव से 11 बजे के आसपास, तो टीएमसी के लड़का हमको काम नहीं करने दे रहे, टीएमसी की पुलिस काम नहीं करने दे रही है। अब जब चुनाव होता है, हम सब जानते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव होता है। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की आचार संहिता लागू हुई, वहां के पुलिस अधिकारियों को तब्दील कर दिया, बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए, डीजीपी बदल गए, सब कुछ हुआ। तो अब ये जनता के मन में कितनी बात जाती है कि भाई ये सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसका प्रभाव है, उसका दबाव आज भी बना हुआ है, या ये वाकई में न्यूट्रल चुनाव चल रहा है? जनता ये कैसे डिसाइड करती होगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में अगर 2021 और 2026 के चुनाव में देखें तो ये बड़ी वजह थी, और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी, और कई जगह हिंसा देखा गया, कई ऐसी जगहों पर देखा गया कि किस तरह से टीएमसी के लोगों ने वहां पर बूथ जो है वहां पर वोट करने नहीं दिया, गांव के गांव वोट नहीं दिए। लेकिन मुझे लगता है इस बार
जो एक कॉन्फिडेंस जो पूजा भी कह रही थी वो तो था ही। मुझे एक और चीज जो लग रहा है जो बम्पर वोटर के जी। पीछे, कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को पता था कि एसआईआर अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ममता बनर्जी ने ग्राउंड पर एसआईआर के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर सबके फॉर्म भरवाए थे। तो मुझे लगता है कि ये पिछले 2-3 दिनों में, क्योंकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात हो रही थी कि किसी को गुंडागर्दी का मौका नहीं मिलेगा, अपने अपने वोटर्स को निकालने की जिम्मेदारी भी मुझे लगता है बखूबी दोनों पार्टियों ने किया है कि अपने वोटर को वोट करवाएं। और ये जैसे बीजेपी की स्ट्रेटेजी होती है कि सुबह जी, सुबह वोट करवा दीजिए। ठीक है। एक लास्ट सॉरी अमित जी बोलो, निखिल ने हाथ उठाया। निखिल सॉरी निखिल आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कितने जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डिलीटेड वोटर्स थे जी। वो लोग पहले तृणमूल कांग्रेस उनका इस्तेमाल करती थी, उनके नाम पर बोगस पोलिंग करती थी। इस बार का जो ये वोट हुआ है नहीं, ये पर पहले से कई गुना सॉरी ज्यादा निखिल, genuine हुआ। निखिल आई एम सॉरी, ये वाली पोलिंग तो चल नहीं रही थी कि आप बैलेट पेपर से कर रहे हो। पिछले कई चुनाव देश में जो हो रहे हैं वो तो ईवीएम से हो रहे हैं, हाँ ईवीएम से और जो हो रहे हैं ना, केंद्रीय एजेंसियां चुनाव करा रही हैं। लेकिन तृणमूल जो लोग पाड़ा में मोहल्ले में जिन लोगों का देहांत हो जाता था उनको हर 5 साल बाद स्वर्ग से उतारते थे तृणमूल वाले, और उनके नाम पर जाकर के बोगस वोटिंग करते थे। ये हर घर, हर पाड़ा, हर मोहल्ले की तो कहानी है। ठीक है। दूसरी बात, जो हाई राइजेस के नीचे ताला चाबी लगा देते थे, बाइक वाहनी दौड़ती थी, इस बार वैसा कुछ नहीं। तो जो भी पोलिंग हुआ है इस जी। बार काफी सारे लोग कई सालों से, कई दशकों से वोट ही नहीं दे पा तो रहे थे। पोलिंग फ्री इस बार- एंड फेयर हुआ, टीएमसी को झटका लगेगा। एक आखिरी जवाब पुरोहित जी आपका, फिर मुझे वाइंड अप करना है। नहीं देखिए ये अभी निखिल जी बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस वाले वोट नहीं करने देते, तो इसके पहले वाला चुनाव भी इलेक्शन कमिश्नर और केंद्रीय वाहिनी ने करवाया था। इस बार भी शीतलकुची में 5 लोगों को मार दिया गया था। इनको पता नहीं है, आज भी कुछ जगह ऐसी पता झड़पें कैसी, हुई है। मैं तब भी प्रवक्ता था आपके साथ। नहीं सुख जाइए। ये जो चुनाव है, सुनिए, अमित शाह जी को कलकत्ते में बैठना पड़ा है वार रूम में। शुभेंदु अधिकारी अपनी सीट हार रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर। वो प्रदीप कर जैसे अमेठी में हारी है स्मृति ईरानी, ठीक वैसे ही नंदीग्राम इस बार हार रहे हैं। चलिए, पिछली बार का बदला लिया मैं जा चुनावी रहा है। आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा, माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। प्रेम कुमार जी आपसे कम वक्त दे पाए, इसके लिए माफी चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, निखिल जी और स्वयं प्रकाश जी, आपका शुक्रिया। पूजा, टेक केयर, बढ़िया काम किया आपने। अमित, थैंक यू सो मच। लगे रहिए आप लोग, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, अभी एक फेज और बाकी है। थैंक यू सो मच। लेकिन इस सब के बीच में पब्लिक व्यू में जरूर लूंगा बंगाल के इस पोलिंग पर जनता क्या कह रही है। पब्लिक व्यू में ऋषभ मिश्रा का मेरे पास फेसबुक पर, माफ करिएगा, ट्विटर पर एक कमेंट आया है। पश्चिम बंगाल में अब की बार बहुत कुछ बदला नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह मास्टर स्ट्रोक को हिट कर आए हैं। अब देखना होगा कि खेला होगा या फिर नहीं होगा। एक और कमेंट है शांतनु गोस्वामी का, जब जब होता है बंगाल में चुनाव शुरू हो जाता है खूनी बवाल। सियासत का ये कौन सा पैटर्न बन गया है, टैगोर की धरती की पहचान। एक और कमेंट है आज पब्लिक व्यू में नीरज साहब का, जनता के लिए, खास करके सवर्णों और मुसलमानों के लिए तो ममता दीदी ही ठीक हैं। लगातार पब्लिक व्यू आए शो को देखते हुए, और इन तमाम चीज़ों के बाद हम अब आपको लिए चलेंगे इस प्रोग्राम में अगले हिस्से में। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं, आज कुछ देर पहले पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जिनका नाम काफ़ी फेमस हुआ था 3 महीने पहले उनकी किताब को लेकर, जी हाँ, उनकी एक किताब आई थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसको लेकर देश की सियासत में बवाल छिड़ गया था। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, संसद के शीतकालीन सत्र में उस किताब को संसद में दिखाया था और प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे चाइना के एक्सकर्शंस को लेकर। उसी जनरल नरवणे ने एक नई किताब अब लिखी है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। लेकिन पुरानी किताब का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। थोड़ी देर पहले जनरल नरवणे हमारे साथ स्टूडियो में थे और उस कंट्रोवर्शियल किताब पर, जिसको लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, आज हमने पूछा, पहली बार जनरल नरवणे को आप सुनिए, क्या वो किताब राहुल गांधी तक कैसे पहुंची जो छपी नहीं थी? पब्लिशर ने पहुंचाई है, जनरल नरवणे के हाथ से निकल के चली गई, कहां से लीक हुई थी? खुद जनरल नरवणे की जुबानी उस बातचीत का ये अंश आपके लिए पेश। तो सर, ये द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, ये तो शशि थरूर साहब ने इंस्पिरेशन दी, लेकिन जो इसकी पहले वाली किताब थी वो किसने इंस्पिरेशन दी थी? द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिस पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। वो जो किताब है, वो मेरा कोई ऐसे इरादा नहीं था कि मैं कोई मेमोir या ऐसे कुछ लिखूं, लेकिन एक किसी दूसरे इवेंट में जो पब्लिशर है पेंगुइन, उनके साथ बातचीत हो रही थी और हंसी मजाक में ही ऐसे हुआ कि क्यों नहीं आप भी कुछ लिखते। तो मैंने कहा मैं लिखूंगा तो आप छापोगे? उन्होंने कहा
हाँ तो करेंगे, तो इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। वो इंसिडेंट सच है जो तो पूरी इसीलिए इसमें कोई क्योंकि कोई इरादा नहीं था कि मैं जी कोई मेमोir लिखूं या ऑटोबायोग्राफी लिखूं, तो इसके कोई नोट्स नहीं है, कोई डायरी नहीं है। अच्छा तो जो मेरे दिमाग में था, याददाश्त में था, उसके आधारित में ये लिखा है। और मेरी याददाश्त दूसरों की याददाश्त से दूसरी हो सकती है। जी। तो सर वो राहुल गांधी का जो कहना था, क्या उस किताब में ये मेंशन है जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि आपने फ़ोन किया? जब किताब लिखी नहीं गई है तो उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं? तो राहुल गांधी के हाथ में कॉपी कहाँ से आई सर? मुझे क्या पता कहाँ से आई, लेकिन इतना मुझे पूरा यकीन है कि पब्लिशर के तरफ से ऐसे कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई है या लीकेज नहीं हुआ है। और इसके ऊपर पब्लिशर ने बहुत साफ कहा है कि there is no copy of this in circulation in any format, whether print, electronic, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर किसी ने का हाथ लगा है इसके ऊपर तो वही जवाब दे कि उनको कहाँ से डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट हैक हुई है, गायब हुई है, आपको क्या लगता है? वो वही जवाब दे सकते हैं जिसने उसको लिया है, क्योंकि आपके सिस्टम में पब्लिशर के तरफ से नहीं हुआ है कुछ। आपकी तरफ से, क्योंकि आप उसमें एक पात्र आप भी हैं उस कहानी के। जनरल नरवणे, पब्लिशर और राहुल गांधी, 3 आदमी के पास वो किताब है ऐसा कहा जा रहा है। मेरे पास भी किताब नहीं है। आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट तो है? मैन्युस्क्रिप्ट तो वर्ड डॉक्यूमेंट है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। इसीलिए सर ये जो लीक हुआ है वो तो पीडीएफ है जी, वो पूरा बुक के फॉर्मेट में उन्होंने दिखाया भी तो संसद। मेरे पास तो वो है ही नहीं। वो किताब जो दिखा रहे हैं, मैंने खुद अपनी किताब नहीं देखी है। तो इसका मतलब राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं? Can we say that? इस किस्म की किताब मैंने खुद नहीं देखी। बाकी तो राहुल गांधी ने संसद को मिसलीड किया? Can we say that? बाकी जितना मैं जितना कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया कि मैंने खुद वो कॉपी नहीं देखी। बाकी लोगों के पास कहाँ से आया है वो खुद ही जवाब दे। नहीं तो किसकी गलती है सर? ये मतलब लीक कहाँ से हो सकता है? बस लास्ट क्वेश्चन इस मुद्दे पर। मैं जानता हूँ ये आपके लिए बहुत टफ है, मैं क्या कह सकता हूँ। बार पूछना। मैं तो अपना रिटायर्ड जीवन आराम से जी रहा हूँ, गोल्फ खेल रहा हूँ, देश भर में लेक्चर दे रहा हूँ, युवकों को प्रेरणा दे रहा हूँ। तो बाकी जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपसे इंदौर में मिला था लिट चौक में, और उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। आखिर में वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये किताब के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ती है तो कितना आसान होता है लेखक के लिए अपनी किताब को बेच पाना? अब क्योंकि ये भी कहानी है कि राहुल गांधी ने किताब को पॉपुलर कर दिया है, उस किताब को। इसके ऊपर तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा है, कि किताब आई नहीं पाई। किताब आएगी कभी, द फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी सामने। वो पब्लिशर ही जानते होंगे कि इसके ऊपर कोई असर पड़ा है या नहीं। तो रोक ली गई है। क्या ये ज़रूरी है कि हर जनरल को, रिटायर्ड फौजी को रक्षा मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता है किताब, अगर आप डिफेंस पे लिख रहे हैं किताब? तो एक रूल्स और रेगुलेशंस तो होते हैं, तो इसीलिए जो है पब्लिशर ने और एमओडी के बीच में ये वार्तालाप चल रही है। इसके लिए भी आपने लिया? क्योंकि ये भी आप बोल रहे हैं कि ये तो नॉन फिक्शन है।